मैं हूं उकाशा गुल अशरफ और आप देख रहे हैं यौम दिफा का खुसूसी शो पाकिस्तान जिंदाबाद। हम तमाम पाकिस्तानियों की दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क को शाद रखे, आबाद रखे। यौम दिफा का दिन हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए काबिल फख्र है। जब 1965 की जंग में हमारी पाक फौज ने हिंदुस्तानी फौज का गुरूर खाक में मिला दिया और आज भी मारका हक में दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल करके 6 सितंबर यौम दिफा का दिन एक तारीख नहीं, एक दिन नहीं, बल्कि एक दास्तान है बहादुरी की, कुर्बानियों की और वतन से वफा की। और आज के शो में हम सब मिलके उन तमाम शोदा को खराजे तहसीन पेश करेंगे जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज इस अर्ज़े पाक पर हम आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आज हमारे पहले मेहमान जो खुद 1965 की जंग में मौजूद थे और इन्होंने अपने दुश्मन का लड़ाका तैयारा मार गिराया। आपकी भरपूर तालियों में फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड कैस मजहर हुसैन साहब। और उन्हीं के साथ तशरीफ रखते हैं कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब। और उनके साथ हमारे मुल्क के 2 नामवर गुलूकार जिनमें असरार हैं हमारे साथ, और उनके साथ मुगीरा अहमद। और इन मेहमानों के साथ हमारे साथ कुछ खुसूसी मेहमान होंगे, हमारे शोहदा की फैमिलीज। और हमारी आज की पहली फैमिली शहीद लेफ्टिनेंट पाकिस्तान नेवी सैयद यासिर अब्बास रिजवी सितारा बसालत, उनके वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सैयद जाफर अब्बास और उनके साथ शहीद की बड़ी बहन ज़ैनब अब्बास। तो सबसे पहले हम बात का आगाज़ करेंगे कैस मजहर साहब से। और 1965 की जंग में आप मौजूद थे और आपने दुश्मन के जहाज़ को आड़े हाथों लिया, और वो सारा मंजर क्या था हम तो अपने बड़ों से सुनते आए हैं, लेकिन हम आज आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे। 1965 की जो जंग थी जी, हम जैसे नौजवानों के लिए वो एक पिकनिक थी। अच्छा। और वो जो लड़ाई थी वो इंडिया के लिए थी। ओके। अल्लाह का बड़ा करम था कि सुरखरू हुए। स्पिरिट ये थी कि मैं अमेरिका से वापस आया ट्रेनिंग करके 1965 मई में। सितंबर में जंग छिड़ी, मैं स्क्वाड्रन में जूनियर मोस्ट था। ओके। तो 5 की शाम को जब सरफराज रफीकी साहब और इम्तियाज़ भट्टी साहब ने जब वो 4 वैम्पायर शाम जौड़िया पे इन्होंने शूट किए, सही, तो उस वक्त द वॉर वाज ऑन फॉर द एयरफोर्स। अच्छा। हम लोग उस पे गए तो शाम को 4 बजे हुटर्स हुए, तो हम लोग ने सीधे पहुंचे, स्टैंड बाय हट पे पहुंचे हम। तो 2 स्क्वाड्रन थे, 17 और 18। अच्छा। वी वर अबाउट टोटल हम लड़के होंगे कोई 34-35 इंक्लूडिंग आवर कमांडर्स। पहला मिशन क्या था कि बदीन को हमने प्रोटेक्ट करना था। बदीन हमारा रेडार स्टेशन था। अच्छा। तो मेरे सीओ साहब थे मरहूम अलाउद्दीन अहमद, बुच अहमद उनका पेट नेम था, उनका स्क्वाड्रन लीडर थे। खड़े होकर यूं देख रहे हैं ऐसे करके और सारा नजर मार रहे हैं। ओके। और मैं पीछे खड़ा हुआ, बेचारा पायलट ऑफिसर यूसी, मुझ पे नजर पड़ी तो मुझे कहते हैं इधर आओ। ओके। तो मैं गया उनके पास, तो कह लगे कि अभी वॉर इज ऑन। अच्छा। और हम लोग एक मिशन पे जा रहे हैं, आप और मैं, और हम एक 20 फुट की बुलंदी पे फ्लाइंग करेंगे। बदीन पे जाएंगे, वहां हम कैप करेंगे। 1 घंटा 20 मिनट का मिशन होगा। मगरिब गुजर चुकी थी, ठीक है, तो शाम हो रही थी। अब जब मेरी लैंडिंग होनी थी तो वो रात को होनी थी। अच्छा। तो मुझे क्या लगे, लास्ट टाइम आपने रात को कब फ्लाई किया था? ओके। मैंने कहा जी मैंने लास्ट टाइम अप्रैल में जब मैं अमेरिका में था। होता क्या है कि हम लोग जो फाइटर पायलट्स हैं, हमारी करेंसी होती है 60 दिन की। अच्छा। 60 डेज के अंदर वी शुड हैव फ्लोन द नाइट। तो अगर नहीं तो फिर हम एक नाइट चेक पे जाते हैं डुअल एयरक्राफ्ट पे। ओके। उसके बाद नाइट करेंसी होती है। तो मुझे कहते हैं कि वॉर इज ऑन, अभी वो डबल चेक वाला कुछ सिलसिला नहीं है। सही। तो वील गो अप, वापस आके यू पुट द एयरक्राफ्ट डाउन इन वन पीस एंड योर नाइट करंट। ओके। दिस वाज द स्पिरिट। रियल स्टोरी बिहाइंड दिस इज कि उन्होंने कहा कि देखो मैं एक जूनियर मोस्ट लड़के को लेके जा रहा हूँ। यस। कैसे उन्होंने मोराल आपका हाई किया ना? जी हाँ। मैं जूनियर मोस्ट लड़के को लेके जा रहा हूँ। आई मीन देयर इज नो स्वेट, कोई मसला नहीं है। वाह। और वो बाकी लड़कों के लिए ये एक बड़ा बूस्टर हो गया। वाह। कर्नल आबिद साहब के पास में आऊंगी और मैं ये पूछना चाहूंगी, उन्होंने तो उस वक्त की कहानी हमें सुनाई थी, आपने नौजवानों को कैसा पाया? जी देखिए, मैं सर जो बात कर रहे थे तो हमारे एल्डर्स में से हैं, क्योंकि मैंने भी 27 ईयर्स जो फौज में सर्व किया, फाइटिंग आर्म में सारी जगहों पे रहा,
मेरान शाह में रहा, वज़ीरिस्तान में रहा, सियाचिन एंड सवात ऑपरेशंस के दौरान, तो मैंने ये चीज़ देखी कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनमें वाकई अल्लाह ताला ने उनको बहुत जज्बा अता किया है जी। शायद हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि हमें ये बता दिया जाता है जब हम एयरफोर्स एकेडमी में होते हैं, आर्मी की एकेडमी में, नेवल एकेडमी में, कि हमारा जो दुश्मन है वो हमसे 3 गुना 4 गुना बड़ा है। तो आपने डेविड और गोलियत की जो कहानी है, डेविड छोटा सा था, गोलियत बहुत बड़ा था, लेकिन डेविड ने गोलियत को मार दिया। तो हमें वो जो, इसीलिए हम उसको जो मिशन है, जो टास्क है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको हम वी टेक इट इन दैट स्पिरिट। और फिर उसके साथ साथ एक ईमान की कुव्वत है कि एक ईमान है, एक जज्बा है जो कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस का इनग्रेन मोटो ही वही है जी। तो उसमें जब आप उस जज्बे के साथ जाते हैं तो डेफिनेटली आप यू परफॉर्म करते हैं। मैं सर का एक छोटा सा वाक़या बताऊंगा कि ये 65 की वॉर में मैंने एक किताब में पढ़ा और मैं बड़े अरसे से इनको ढूंढ रहा था और आज मेरी इनसे मुलाकात हुई। 65 की वॉर में 19 सितंबर को एक इंडियन गुजरात का चीफ मिनिस्टर विद हिज वाइफ एक एयरक्राफ्ट पे उड़े। अच्छा। और वो अपने जो बॉर्डर के साथ एक टाउन है जहाँ पे जंग की वजह से कुछ हुआ था उसको देखने जा रहे थे और मिस्टेकनली सर ने वो एनिमी जब इनको क्वेश्चन मिला तो वो जहाज़ गिरा दिया। लेकिन देखिए जो सबसे बड़ी बात है, गलती से गिरा नहीं चाहते थे, ये समझे कि एनिमी एयरक्राफ्ट है, हमारे इलाके में आ गया और हमारे इलाके में जो एयरक्राफ्ट आ जाए इट इज टेकन एज एनिमी एयरक्राफ्ट। लेकिन इन्होंने उनकी जो पायलट थे उनकी बेटी से कॉन्डोलेंसेस की इन राइटिंग। तो ये जज्बा है आई थिंक कि ना सिर्फ ये कि वी आर गुड प्रोफेशनल सोल्जर्स, वी आर ऑल्सो गुड ह्यूमन बीइंग्स एंड गुड एनिमी। वाह। हमारी आज की पहली फैमिली शहीद लेफ्टिनेंट पाकिस्तान नेवी सैयद यासिर अब्बास रिजवी सितारा बिसालत। उनके वालिद, कैसा महसूस होता है एक शहीद का वालिद जब ये टाइटल मिलता है और दुनिया सराहती है? सबसे पहले तो आपके चैनल को और मतलब ब्रॉडर वे में सारे मीडिया को और जो हमारे ये बच्चे बहन भाई बैठे हैं सबको ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस वक्त शहीद यासिर के वालिद की हैसियत से बैठा हुआ हूँ, कर्नल जाफर की हैसियत से नहीं बैठा हुआ। वाह। ये एजाज़ ऐसा है कि यानी बड़े चुने हुए लोगों को मिलता है, बहुत ही सिलेक्टेड, और वो कुदरत ने सिलेक्ट किए होते हैं। ये जो वाक़या है स्पेशली जब वो शहीद हुए, वो ऐसे था कि नेवी को कुछ थ्रेट्स थी कुछ अरसे से। ये मई 2011 की मैं बात कर रहा हूँ। तो यासिर बेसिकली एरोनॉटिकल इंजीनियर था। उसने रिसालपुर से 4 साल की डिग्री की थी, 2010 में मुकम्मल की थी डिग्री, और फिर वो वापस नेवी में आया और मेहरान बेस से पोस्ट हुआ। 3 उसके नज़रिए थे। जी। वतन से मोहब्बत, वर्दी से मोहब्बत और दीन से मोहब्बत। उस वक़्त जब ये मेहरान बेस पे अटैक हुआ तो ये उस थ्रेट्स की वजह से एक रिएक्शन फोर्स के तौर पे वहाँ पे कुछ डिप्लॉय की हुई थी चीज़ें। उसका ये उस दिन कमांडर था। संडे था, 22 मई 2011 संडे था। शहादत जब लिखी होती है तो वो कहीं ना कहीं मतलब है उसको कुदरत उस तरफ ले आती है, वजह बन जाती है कोई। तो उसकी ड्यूटी उस दिन नहीं थी, उसकी ड्यूटी मंडे को थी, मतलब जो QRF की थी। तो जो जिसकी ड्यूटी संडे को थी उसको, वो कराची का रहने वाला था, तो उसने की रिक्वेस्ट की कि मैं बिज़ी हूँ किसी फैमिली कमिटमेंट में, तो अगर आप मेरे से ड्यूटी एक्सचेंज कर लो। तो ड्यूटी एक्सचेंज करना कोई इतनी ऐसी कोई बात नहीं होती, कर लेते हैं लोग, ड्यूटी चेंज होती रहती है। तो उसने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ, फ्री हूँ मैं। अब क्योंकि उसने शहीद होना था और उसके लिए कुदरत ने निज़ाम बनाया था इस तरह से, तो बहरहाल वो उस रात अटैक हुआ नेवल बेस के ऊपर, मेहरान बेस पे, और दहशत गर्दों ने तकरीबन कोई 8:30 के करीब, 8:30 9 के करीब अटैक किया। तो ये अपनी ड्यूटी से तकरीबन जिस जगह ड्यूटी रूम था और जिस जगह अटैक हुआ था वहाँ से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का फासला था। मेहरान बेस काफ़ी वास्ट एरिया में है। तो ये अपना ड्यूटी पहुंचने के बाद सारा जैसे होता है रूटीन में चेकअप कराया था, चेक्स को आ गए हैं, लोग चले गए हैं, चीज़ें पूरी हैं, सारा मतलब जो एक रूटीन चेक करके आके इसने फिर मुझे फ़ोन किया। अच्छा। इसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे ड्यूटी पर आ गया हूँ, आज मेरी ड्यूटी नहीं थी। तो उस वक्त मुझे पता लगा कि ये ड्यूटी पर है। और उससे पहले इसने यही कहा था संडे है तो मैं फ्री हूँगा। तो जब वो ये बात कर रहा था तो ये मेरी बेटी भी उस वक्त उससे कॉन्फ्रेंस कॉल में लाइन पे थी।
तो जब वो बात कर रहा था तो उसने सडनली कहा कि धमाका हो गया, मैं जा रहा हूँ। ओके। अब जो चीज़ें मैं बताने लगा वो मुझे नेवल चीफ ने अगले दिन सुबह बताई। मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ उसकी बॉडी लेने, तो उन्होंने बताया कि ये तकरीबन 2 किलोमीटर दूर था अपनी इस ड्यूटी रूम में जिस जगह से धमाका था। ही रीच्ड विद इन 3 मिनट्स, मिनिमम पॉसिबल टाइम में वहाँ पहुँचा ये। तो देखा एक जहाज़ को उन्होंने हिट किया हुआ है। तो ये इसने जो वहाँ के लोकल जो ड्यूटी पे उस वक्त गार्ड्स वगैरह मौजूद थे, उन्हें कहा कि आप चले मेरे साथ, तो हम बाकी जहाज़ों को बचाते हैं। तो ये आगे बढ़ा। तो इसने रैंडमली वहाँ पे ऐसी जगह थी, मतलब रनवे के पल्ली साइड पे कुछ झाड़ियाँ थी जहाँ से एक्सपेक्टेड था कि वो फायर कर रहे हैं। इसने उधर फायर शायर करके उनको रोकने की कोशिश की। दहशतगर्दों ने देखा कि ये अभी मतलब हमारे लिए रेजिस्टेंस पैदा हो गई है, तो उन्होंने फिर इसको डायरेक्ट मारा, इसको गोलियां मारी। उसकी 2 दिल पे लगी और 1 नीचे लगी। एक्चुअली जो इस सारे सिनेरियो के पीछे बात थी वो ये थी कि उनका प्लान ये था कि जब वो जहाज़ को हिट कर लेंगे और बहुत दहशत फैलेगी, तो वहाँ पे फॉरेन इंजीनियर्स थे लोकेटेड उधर ही नज़दीक ही। वो रेकी की हुई थी, उन्हें पता था, सारा हर चीज़ मालूम थी। उन्होंने उनको यरगमाल बना के अपने मुतालबात पूरे करवाने थे। मुतालबात लंबे चौड़े थे जो जैसे होते हैं। तो जब ये इसने इंटरफियर किया तो उसमें उनका टाइम जो था, जो भी 3 से 4 मिनट में उन्होंने एक्शन करना था, दैट कम्स अप टू 10 to 12 मिनट्स। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया। अब इसी दौरान ये इसकी रेजिस्टेंस भी हुई, इसने फायर भी किया, वो गिरा वहाँ पे। तो वो जो चाइनीज इंजीनियर्स थे वो अपने बुलेट प्रूफ जीपों में बैठ के वहाँ से निकल गए। जब निकल रहे थे तो इन्होंने थोड़ा सा देखा कि जीपें जा रही हैं, उनको अंदाज़ा हुआ कि ये भाग रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, तो उन्होंने उन पर भी फायर किया। बहरहाल बुलेट प्रूफ थी, वो निकल गए। अब सारा जो उनका प्लान था वो ऑलमोस्ट मतलब मलियामेट हो गया, बिल्कुल ख़त्म। उनके पास सेकंड प्लान था ही कोई नहीं। जो ये सारी कहानी मुझे बाद में सारी बताई गई सारी। ये हम सारे बैठे हैं यहाँ पे, आप सोच सकते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता वो दहशतगर्द इंजीनियर्स को यरगमाल बना लेते तो हमारे लिए कितनी एम्बैरसमेंट होती, नेवी के लिए कितनी। तो वो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुई। लेकिन बहरहाल इसने जान दी उसमें। जो उसने ये सारा काम किया वो एक ही रीज़न था कि उसको दीन से मोहब्बत थी, उसको मुल्क से मोहब्बत थी और उसको वर्दी से मोहब्बत थी। ज़ैनब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह एक फादर अपने एक शहीद बेटे की कहानी बयान कर रहे हैं और आंखों में आंसू नहीं है, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये जज्बा और ये सुकून, ये सब्र आता कैसे है? यासिर के बाद ये बात पता चली है कि सब्र आता कैसे। एक तो यासिर इतना अपनी शहादत से पहले इतना पॉजिटिव था और मुझे लगता है कि वो थोड़ा थोड़ा हमें मेंटली प्रिपेयर भी कर रहा था। मतलब डायरेक्ट उसने हमें, अपनी फैमिली को ऐसी कोई बात नहीं की थी, लेकिन अपने दोस्तों को उसने बताया हुआ था। अच्छा। अपने दोस्तों से वो डिस्कस करता था कि अगर मैं शहीद हो जाऊँ तो क्या होगा या मैं कैसे होऊंगा। हमारे 1947 से जब तक के उनको बाकायदा उसकी पिक्चर्स उसके लैपटॉप में थी। अच्छा। उनकी लाइफ हिस्ट्री उसके पास थी। उसको ये पता था कि कौन कहाँ पे दफन है और किसको कब दी जाती है जो परेड देते हैं। और जो मैंने उसी के लैपटॉप में वो गाना सुना था, ये पुत्र हटाते नहीं बिकते। ये मैंने फर्स्ट टाइम उसके लैपटॉप पे सुना था। उसने ना एक वीडियो सेव की हुई थी, एक जनाजा जा रहा था पाकिस्तान के परचम में लिपटा हुआ। एक भाई होने के नाते उनकी ऐसी कौन सी आदत, कौन सी याद है जो आज भी बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है? ही वॉज अ जेम। मतलब मैं कभी, जब वो जिंदा भी था, मैं तब भी सोचती थी कि यासिर शायद मेरा भाई है, इसलिए मुझे लगता ही नहीं कि उसके अंदर कोई बुराई है। लेकिन वाकई उसमें कोई बुराई नहीं थी, मतलब ढूंढने से भी नहीं थी। वो इतना अच्छा था, उसका दिल लोगों के लिए इतना हेल्पफुल था कि एक दफ़ा सड़क पे ना कोई बंदा सर्दियों में नंगे पैर जैसे रात को निकले हुए भीख मांग रहा, तो उसने अपने जूते उतार के उसको दे दिए। उसी वक्त उसने ये देखा कि उसने कौन से जूते पहने हुए हैं या हम कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा खैर है मैं घर जाके और ले लूँगा। मतलब वो बहुत रिएक्शन टाइम लेता ही नहीं था। एक दफ़ा किसी ने लिखा हुआ था कि उसे पंखे की ज़रूरत है, ऐसे जैसे लोगों ने लिखा होता है कि गर्मी बहुत है, पंखे की ज़रूरत है। तो उसने सिर्फ वो बोर्ड पढ़ा, अगले दिन पंखा ख़रीदा और उसको वहाँ देकर आया। तो वो इस तरह का इंसान था कि उसको कहना दोबारा नहीं पड़ता था कि किसी चीज़ की ज़रूरत है। मतलब
उसको खुद से पता होता था कि किसी को किस चीज़ की ज़रूरत है और मैं कैसे ज़रूरत पूरी कर दूँ। मतलब ऐसा था, हम उसे कहते रहते थे, उसके कपड़े जो भी हम उसे देते थे, वैसे तो वो कहता था कि मुझे कुछ भी गिफ्ट मत दिया करो क्योंकि मैं हर वक्त यूनिफॉर्म में होता हूँ। बस उसको सिर्फ अपनी यूनिफॉर्म का बहुत ख्याल होता था। उस यूनिफॉर्म के लिए उसने अपनी जान दी। बिल्कुल। व्यूअर्स, यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आ रहे हैं। मैं आपसे इसलिए भी खुल के बात नहीं कर रही क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं बार बार आपकी तकलीफ को ताज़ा करूं, लेकिन मुझे बताएं कि लगता है कि यासिर आज भी इर्द गिर्द है, साथ है हर जगह पे? हाँ बिल्कुल लगता है। ऐसा है कि यासिर अपनी प्रेजेंस हमें बताने के लिए किसी के थ्रू मैसेज भिजवा देता है, ख्वाब में या क्योंकि ऐसा भी है कि लोग ऑथेंटिक ना समझे। अगर मैं ही कहूँ कि यासिर मुझे ख्वाब में आके कि तो वो कहेंगे ये तो बहन ही है, इल्यूजन्स भी हो सकती हैं, या लेकिन कोई और बताता है, वो भी कोई ऐसा जिसे हम जानते भी ना हो। मैं यासिर की प्रेजेंस की आपको 2-3 बातें बताती हूँ। एक दफ़ा तो यासिर के जब कोर्समेट यानी कि मेजर तब हुए थे, उस हिसाब से देखा जाए तो यासिर के दोस्तों का फ़ोन आया, बाबा को, मामा को, सबको बताया उन्होंने कि हम लोगों की प्रमोशन हुई है। तो सबसे पहले उन्होंने बाबा को और मामा को बताया, लेकिन उन्होंने कहा हमारा मकसद नहीं है, बस बताने का मकसद है अगर यासिर होता तो वो भी प्रमोट हो चुका होता, उसका भी ये रैंक लग गया होता। तो उसी रात मैंने ख्वाब में देखा था कि एक उसकी जब रिसालपुर में उसकी सेरेमनी हुई थी ना, ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई थी, जब हम गए थे उसकी पासिंग आउट परेड पे, तो जो मेरे जहन में नक्शा था जो मैंने देखा हुआ था वहाँ, वो एग्जैक्टली वैसे ही आया। और जैसे हम देखते हैं कोई असेंबली हो रही है, उस तरह बैजेस लग रहे हैं। अब आई डोंट नो कैसा होता होगा, मैं ख्वाब बता रही हूँ ना। तो उसमें मैंने देखा यासिर एक जो भी एक शीशा है जहाँ पे सबको बैजेस लग रहे हैं, यासिर उस शीशे के पीछे है। यासिर को बैज नहीं है, वो पीछे है और वो कह रहे हैं कि मैं इनसे सीनियर हूँ। मतलब वो मुझे ख्वाब में, अब वो इंस्टिंक्ट कैसे मुझे ये सेंस आ रही है कि यासिर कह रहा है कि मैं इनसे सीनियर हो चुका हूँ। तो फिर जब मैंने देखा, लेकिन वो इतना रियल था कि मुझे लग रहा था कि यासिर पीछे खड़ा हुआ है, इन सबको रैंक लग रही है, वो मुझे पीछे नजर आ रहा है। मतलब हालांकि इतना लंबा सा एरिया होता है, लेकिन वो ख्वाब में इतना विजन क्लियर था कि ये पता। फिर मैंने उठ के बताया कि मैंने कहा यासिर कह रहा था कि वो इससे सीनियर है, मतलब मैं इनसे ज़्यादा। तो मैंने कहा वो वाकई इससे सीनियर है। उसको ये बात पता है कि उसको अब दुनियावी ओहदों से कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है कि मैं बहुत, वो बताता है, वो मैसेज देता है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। और वही कहता है, उसने ख्वाब में आके बताया था कि जो ग़िज़ा हमें मिलती है वो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि हमारी ग़िज़ा ही अलग है। असरार, मैं भी आपके साथ, आप भी मेरे साथ, हम ये सुनते हैं सिर्फ, हम लोग सिर्फ साथ सपोर्ट कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स आप अपने मुल्क के लिए नगमे गाते हैं। तो आप बताएं कि ऑफ कोर्स ये जज्बा जब तक अंदर से महसूस ना हो, वो रंग, वो तकलीफ आप नगमों में नहीं दिखा सकते। आपको कैसा महसूस होता है जब हमारे फौजी जवानों की ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं? मैं तो जी काफ़ी देर से ये सोच रहा हूँ कि जो वर्ड शहीद है, इसकी डेफिनेशन क्या है, या ये शहीद कौन होता है। अभी तक आई डोंट नो कि मैं उसके सही मानी तक पहुंचा हूँ या नहीं। अभी तक मेरे जहन में ये आ रहा था कि खुदा की ज़मीन पे अगर कोई शख्स खुदा के बंदों के दरमियान खुदा की चाहत को इम्प्लीमेंट करते हुए अगर जान से चला जाए, वाह, तो मुझे लगा कि वो उसको शहीद कहते हैं। वाह। तो जिस तरह सर जी ने स्टार्ट में कहा कि ये मालिक की तरफ से सिलेक्टेड लोग होते हैं, बिल्कुल, उसकी एक दलील ये भी है कि हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं होते और अपनी मर्जी से जाते नहीं हैं। बिल्कुल। सो ये वे उनके लिए मालिक खुद चूज करता है। सो एक चीज़ तो ये क्लियर होगी कि वो चोजन वन है। तो हम में से हर जितने जिस्म, जितनी रूह हैं, हमने जाना तो है। बिल्कुल। सो अगर उस वे से कि अपने लोगों के लिए, खुदा के पैगाम के लिए, अपनी ज़मीन के लिए आप अगर जान से जाते हो, तो ये हमने फिर क्या अप्रिशिएट करना है? जिसको खुदा खुद अप्रिशिएट कर रहा हो, जिसको सनद मालिक दे रहा हो, माशाल्लाह, उसको हमने क्या अप्रिशिएट करना। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, वो ये कि हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारी उनसे किस तरह से निस्बत किस तरह से जुड़ सकती है। बिल्कुल, वो ताकि हमारे लिए भी अच्छा हो जाए। सो एक तो मुझे इसलिए यहाँ बैठे हुए अपनी जो प्रेजेंस है, जो वो निस्बत जो बार बार मुझे फील हो रही थी कि अच्छा हम इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं,
सो इसलिए मुझे अपना आप थोड़ा सा ब्लेस्ड फील हो रहा था। जाफर साहब, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी, एक बहन ने तो अपने आंसू गिरा दिए। वो कहते हैं ना कि माँ बाप को बहुत मजबूत होना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, तो आपने कभी आंसू नहीं गिराए उनके जाने के बाद? जब इसकी खबर शहादत की कंफर्म हुई, पता तो मुझे लग गया था लेकिन कंफर्म हुई, तो सबसे पहले जो मेरे दिल में ख्याल आया वो ये था कि अगर मैं एज ए मतलब फैमिली का सरबराह होने की हैसियत से कोई किसी किस्म की भी मैं थोड़ी सी भी किसी एंगल से कमज़ोरी दिखाऊंगा, कमज़ोरी मीन्स के कोई दुख में चला जाऊंगा या कोई इस चीज़ को अपने पर तारी कर लूँगा, तो मेरी सारी फैमिली अफेक्टेड होगी। ये मेरा पहला ख्याल था। मैंने सबसे पहले 2 रकअत शुक्राने के अदा किए, किसी से बात नहीं की, बताया नहीं किसी को। जब शहादत की खबर कंफर्म हुई फिर मैंने अपनी मिसेज़ और बेटियों को खबर दी। मैं इसकी बरसी नहीं मनाता, बरसी मनाने में कोई हर्ज नहीं, बरसे गुजर गया, उसको मतलब है दुआ मांगी, सारा कुछ किया, बट वी ऑल सेलिब्रेट, हम उसका जश्न मनाते हैं शहादत का। 22 मई को पूरी फैमिली जो भी अवेलेबल होते हैं, बच्चे, उनके बच्चे, आगे रिश्तेदार, मेरे भांजे भतीजे भाई बहनें सब आ जाते हैं, सब आके इकट्ठे होते हैं इसके तुरबत पे। हम केक लेके जाते हैं, गुब्बारे वगैरह सजाते हैं, सारा कुछ लेके जाते हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका, ज़ैनब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक यासिर के दर्जात तो बुलंद हैं और आप लोगों को भी सब्र और सुकून अता फरमाए। और नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमें एक और शहीद पाकिस्तान की फैमिली ने ज्वाइन किया है। शहीद मेजर अली सलमान सितारा बिसालत, उनके वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड नासिर महमूद साहब और नाहिद नासिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपको वेलकम करते हैं। और सबसे पहले ये पूछते हैं कि आज शहीदों का दिन आपको कैसा लगता है ये सुन के? ताज़ा हो जाती है उसकी शहादत का याद। वो 9 अगस्त को शहीद हुआ था जी, और उसके फ़ौरन बाद 14 अगस्त थी। तो बेसिकली तो 14 अगस्त को आज़ादी का प्रोटेक्ट किया उसने अपनी शहादत दे। सवात के इलाके में 2-3 बड़े फंक्शन होते हैं 14 अगस्त की निस्बत से। जी जी। तो ये टेररिस्ट जो थे, दहशतगर्द जो थे, ये उसकी प्लानिंग के लिए आए थे और इसने उस प्लानिंग के अगेंस्ट उनको रोका और जामे शहादत नोश किया। शहीद का तो एक आला मकाम है ना, एक मर्तबा है, लेकिन उसके वालिदैन कहलाना और फिर सब्र करना, क्योंकि नॉर्मली फैमिलीज का जब कोई प्यारा बिछड़ता है तो हम रोते हैं। आपने रोना भी नहीं है, आपने सब्र के साथ इस दुनिया का सामना भी करना है और मिसाल भी कायम करनी है, तो अपने आंसुओं पे कैसे जब्त रखते हैं? आंसू तो भी आ जाते हैं। उस वक़्त शायद अल्लाह ने कोई हिम्मत दी, कोई हौसला दिया, सब्र दिया, मुझे नहीं समझ आती, लेकिन उस वक़्त बहुत हौसला दिया अल्लाह ताला ने, बहुत सब्र दिया। अभी अल्लाह अकबर, अभी आंसू आ जाते हैं। अभी सोचता हूँ तो आंसू आए। और अभी मेरी पहचान है ही अली। मेरे कोलीग सिर्फ मुझे जानते हैं, जो मेरे कोर्समेट्स हैं या जिनके साथ मैंने फ़ौज में नौकरी की है, वो लोग मुझे जानते हैं। अदरवाइज़ तो मुझे अली के वालिद के नाम से ही जानते हैं लोग। वाह। और उसने तो जो मर्तबा लेना था ले लिया, हमें बहुत बड़ा रुतबा दे दिया। माँ के लिए तो बहुत, चाहे वो एक आम सिविलियन है या एक फौजी है, वो सबसे पहले तो बेटा है ना। सही कह रही हैं। तो उसका बिछड़ना आपकी ज़िंदगी पे कैसा असर हुआ उसका? ज़िंदगी पे असर तो बहुत ज़्यादा हुआ। जाहिर है, मेरा एक अकलौता बेटा था। अच्छा। और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था। और मेरा कहता, मेरे अब्बू नहीं है, भाई नहीं है, तो कहता था अम्मी आप मुझे अपना अब्बू भी समझें, मुझे अपना भाई भी समझें और मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड भी समझें। तो बहरहाल मिस तो मैं उसको बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे फ़ख्र भी बहुत है उसके ऊपर। उसकी शहादत में मुझे बहुत फ़ख्र है। उसने हमें भी सुरखरू कर दिया, ये उसकी बहुत बड़ा उसका एहसान है हमारे ऊपर। और उसको शौक़ भी बहुत था शहादत का। अक्सर जिक्र भी करता था अपनी पुप्पो से, अपने फ्रेंड से, हमसे नहीं करता था। लेकिन हमने बाद में पता चला
कि वो शहादत का बहुत शौक था उसको, तो बस अल्लाह ताला ने उसकी ख्वाहिश पूरी की। जी। नासिर साहब, मुझे ये बताइए कि वाकया क्या था? ये एक इंटेलिजेंस सेटअप में पोस्टेड था, वहाँ से इसकी पोस्टिंग होगी लोअर दीर में। अच्छा। सवात के इलाके में। जी जी। तो ये लोअर दीर से लेके अपर दीर चित्राल की बाउंड्री तक इसका एरिया था। अच्छा। ये जो दहशतगर्द थे 4, उनमें से जो उनका लीडर था वो लोकल था, लेकिन उधर से ऑपरेट करता था। ठीक है। तो उसने काफ़ी नुकसान भी किया सवात के इलाके में। जी। वो फिर पकड़ा गया। अच्छा। जब वो पकड़ा गया तो उसको कस्टडी में रखा हुआ था, वहाँ से वो मैनेज कर गया निकलना, वो चला गया। तो उस पे 8 महीने पहले शहादत से अली ने एक अपना IBO, जिसको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहते हैं, वो प्लान किया। अच्छा। उस दहशतगर्द को टारगेट करने के लिए, और उसके लिए उसने 8 महीने एफर्ट की, और वहाँ से जो दहशतगर्द पकड़े उनको उसने मोल बनाया, जिनको अपना बनाना कहते हैं, उसको मोल कहते हैं। ठीक है। कि दहशतगर्द को अपने हिस्से में मोल्ड कर लेना। अच्छा। उसको फिर अपने तरीके से चलाना। वो करके उसने उनको लॉन्च किया और उनको कहा कि भाई आप उनको बोलें कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे आपके किसी भी ऑपरेशन में जो आप करना चाहते हैं दहशतगर्दी का। अच्छा। तो इस तरीके से ये प्लान हुआ। एतवार की रात इसका डाइन आउट हुआ है, क्योंकि ये पोस्टिंग इसकी हो गई हुई थी, लेकिन इसने अपने कमांडर से कहा कि सर ये मेरा अपना ऑपरेशन है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। ओके। तो सोमवार को सुबह ये आया है, मंगल की शाम को ये ऑपरेशन पे निकल गया है, और वहाँ इसने सारी चीज़ को मॉनिटरिंग करता रहा। वो लोग आए, उनको ठहराया, खाना पीना, उनकी जगह जहाँ उनको ठहराना था वो भी इसने खुद सिलेक्ट किया था। अच्छा। यानी जहाँ इसने शहादत पाई है वो जगह इसने खुद सिलेक्ट की हुई थी। ओके। तो ये लोग अपने 2 सपोर्टर्स के साथ, जो हवालदार थे 2 इसके, उनको लेके ये गया और जाके उनको कॉर्डन किया। रात को 11 साढ़े 11 बजे गया है जी। तो अली ने अपना टारगेट वही रखा, वो जो दहशतगर्द था लीडर। अच्छा। उसको इसने पकड़ा, उसको सिक्योर किया, यानी उसको अपने काबू में कर लिया। उसके बाद हवालदार थे वो बाकियों को सिक्योर कर रहे थे। उनमें से एक थोड़ा सा शायद टाइम ले लिया। अच्छा। उसमें धमाका हुआ। अच्छा। उनमें से किसी एक ने धमाका किया। वो कैसा धमाका था, कोई सुसाइडल बेल्ट थी या जैकेट थी या कोई और मटेरियल था, तो उसमें 4 ये लोग, ओके, ये सब उस वक्त शहीद हो गए। 12 बज के कुछ मिनट पे ये सारा कुछ हुआ। इसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था। तो आपको खबर कब मिली? रात को ही मिली? इसकी फैमिली जो थी वो तो दीर में थी, उनको 12:30 के करीब इतला मिल गई थी। तो मैं तो सोया हुआ था, तकरीबन 2:15 बजे के करीब रात को, 2-2:15 बजे का टाइम था। मेरी छोटी बेटी जो है उसको टेलीफोन आया इसके एक दोस्त का। अच्छा। जो कि उधर ही था। उसने उसको टेलीफोन किया और कहा कि मेरी अंकल से बात करा दो। खैर उसने मुझे कॉल नीचे आके पकड़ाई बेडरूम में, तो ये भी सोई हुई थी, वो अच्छा। मेरे पास खड़ी थी। तो जब उसने मुझे बताया कि जी अली शहीद हो गया, तो अल्लाह की रहमत है, मैं कहता हूँ अल्लाह की मेरे पर बड़ी ब्लेसिंग है कि उस वक्त सिर्फ मेरे मुंह से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन निकला। इसके अलावा मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं। इनको फिर मैंने अपनी आगोश में ले लिया, बाजुओं में ले लिया, बस ऐसे ही। फिर वो रात तो हमें पता ही नहीं चली कैसे गुजरी। मैं तो उसका वेट कर रही थी कि वो उसकी पोस्टिंग आ गई है, मरी की उसकी पोस्टिंग आई थी इंस्ट्रक्टर की। तो उसने वो तो छुट्टी पे आ रहा था, मैं तो उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। ऑपरेशन पे जाने से पहले उसने मुझे दिन में 2:30 बजे के करीब मुझे कॉल किया था। अच्छा। और मैं उस वक्त खाना खा रही थी, तो बेटी ने मुझे कहा कि भाईजान की कॉल आई है, अम्मी देखें भाईजान की कॉल आ रही है आपके नंबर पे। अच्छा। तो मैंने कहा कि अल्लाह खैर करे। इस वक्त तो वो कभी कॉल नहीं करता और शाम को ही करता है, वो बिजी होता है दिन के वक्त। तो ये मुझे जल्दी से पकड़ाओ, कोई ज़रूरी बात होगी। तो उसने मुझे पकड़ा दिया फ़ोन। तो फिर अली ने मुझे कहा कि अम्मी मैं
मैं ऑपरेशन पे जा रहा हूँ और अभी मैं इसलिए आपको कॉल कर रहा हूँ कि मैं आप दुआ कीजिएगा कि मैं सुरखुरू होके वापस आऊँ, अदरवाइज़ अगर नहीं आया तो फिर आप खुद ही समझ जाइएगा, मेरी कॉल ना आई तो फिर मैंने उसको कहा कि अली अभी आपका कौन सा ऑपरेशन आ गया है, अभी तो आपने 13-14 ऑपरेशंस उसने वहाँ पे किए थे लोअर दीर में जी। तो मैंने कहा अब आपकी पोस्टिंग आ गई है, आपकी डाइन आउट हो गई है, अब आपने तो यहाँ से अब निकलना है, आप कौन सा ऑपरेशन? तो कहता है नहीं अम्मी ये ऑपरेशन मेरा करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये मेरा ही ऑपरेशन है, मैं ही इसको लीड करूँगा। सही। और ये बस आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि अगर मैं वापस आ गया तो फिर मैं आपको 12-12:30 बजे तक या लेट नाइट में आपको रिंग करूँगा। सही। बस उसके बाद फिर मुझसे खाना नहीं खाया गया, वो कोई नवाला जो था ना मेरा वो इधर ही फंस गया, फिर मुझसे वो ना अंदर जाए ना वो मुझसे, फिर मैं इसके बाद फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, लेकिन कहते हैं ना कि पेरेंट्स को पता चल जाता है, उनको कोई छठी बस वो एक सुई सी चलना शुरू, ऐसी बात उन्होंने की जाने से पहले? बिल्कुल ऐसी हुई, क्योंकि जब मैं सोया हुआ था तो मुझे इन्होंने नहीं जगाया, मैं असर के टाइम पे जब उठा जी तो इन्होंने मुझे बताया कि इस तरह अली का फ़ोन आया था और उसने कहा कि दुआ करें। बिलीव मी, 2.25 साल में उसने मुझे कभी इस तरह की बात नहीं की थी जी। और उस दिन उसने मुझे ख़ास तौर पे पैगाम भेजा, तो उस वक़्त से लेके जब तक मैंने वो कॉल अटेंड नहीं की, मेरा बेचैनी थी। बेचैनी क्या, वो अलार्म की बेल जैसे होता है ना, इंतजार होता है कि अभी बेल बजने वाली है 4:55 पे या इस तरह, वो टिक टिक शुरू हो गई। और ये कोई तकरीबन 12-12:30 के दरमियान में हम तो ये नहीं सोई हुई थी, तो इनको घबराहट हुई तो ये अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर निकल गई और बाहर जाके लॉन वगैरह में इनको उस वक्त तकरीबन वही टाइम था, ये उस वक्त मुझे बहुत घबराहट हुई, तो मैंने घर की खिड़कियां भी खुलवा दी, दरवाजे भी खुलवा दिए और फिर मैं गेट भी खुलवा के मैं बाहर, घर के बाहर सड़क पर चली गई। और वो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग इस तरह आई जैसे कुछ हो गया है ना। और बाद में जब अली का शहादत का सर्टिफिकेट आया वही टाइम था, उस पर वही टाइम लिखा हुआ था जो मेरे वो उस वक्त वो घबराहट मुझे हुई है। उनको कोई गाना, कोई नगमा, कोई चीज़ उन्हें पसंद थी? मैं 2 कदम रखूं और मंजिल सामने आ जाए। अंकल ने जिक्र किया तो मैंने कहा कि ये तो हम जरूर शामिल करेंगे। जरूर। ये बेटा गौर से सुनना, इसका एक एक लफ्ज जो है अली की लाइफ के साथ जज्बों के नाम है। हमारे साथ अगली फैमिली शहीद अब्दुल जफर की अहलिया मरियम अब्दुल जफर और उनके 13 साला बेटे मोहम्मद उमर हमारे साथ मौजूद है। मरियम, शहादत एक बहुत बड़ा रुतबा है और कहते हैं कि शहीद की मौत का गम नहीं होता, लेकिन वो शहीद जो आपके शौहर भी थे और आपके घर के सरबराह भी थे, तो मुझे बताइए कि उनके जाने ने आपकी ज़िंदगी पर कैसे असर डाला? उनके जाने के बाद ज़िंदगी में काफ़ी असर पड़ा, क्योंकि उस वक़्त मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। 2013 में शहीद हुए 5 अप्रैल को, तो जो मोहम्मद उमर है उस वक़्त 2 माह का था वो। तो बहुत टफ थी ज़िंदगी उस टाइम, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन बच्चे अभी भी छोटे हैं, क्योंकि बड़ा बेटा जो है यान उमर है, वो अभी 9th में गया है। पहले APS में पढ़ रहा था, अब वो माशाल्लाह कैटेगरी कॉलेज में चला गया है, रेंजर में। सही। दूसरा बेटा सुबहान गफूर है, वो माशाल्लाह अभी बिल्डी कॉलेज जेहलम में गया है। अच्छा। तो तीसरा बेटा माशाल्लाह मोहम्मद उमर है, ये मेरे पास ही है। ज़िंदगी बहुत टफ है, लेकिन बच्चों के लिए जीना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 2013 में वो शहीद हुए जी, तो किस तरह से और किस ऑपरेशन के दौरान, और आपसे आखिरी दफ़ा क्या बात हुई उनकी? खैबर एजेंसी में अलमिज़ान ऑपरेशन था। अच्छा। खैबर एजेंसी में तो 3 कमांडो के थे, हवालदार थे। तो बस ऐसे ही जब लास्ट में 1 महीना पहले छुट्टी आई हैं वो। अच्छा। 1 महीना रह के गए हैं, तो चले गए हैं। यही कहते थे कि घर नहीं बताया था, वालिदैन को पता था, मुझे नहीं पता था, क्योंकि अच्छा। मेरा बेटा छोटा सा था उस वक़्त, 1 महीने का था। तो कहते थे कि मैं ऑपरेशन में जा रहा हूँ, बच्चे छोटे हैं, इनका ख्याल करना है, इनको ज़्यादा मारना नहीं है, डांटना नहीं है। तो मेरी शादी को भी सिर्फ 5 साल हुए थे, 5वें साल में शहीद हो गए हैं। उमर, आपको पता है हम किन के बारे में बात कर रहे हैं? जी। किन के बारे में? मेरे फादर के बारे में। आपको पता है शहीद किसे कहते हैं? किसे कहते हैं शहीद? जो फौत हो जाते हैं। किसके लिए? किसके लिए फौत हो जाते हैं? अपने मुल्क के लिए। वाह। आपने सोचा कि मैं भी आर्मी में जाऊंगा, फौजी बनूंगा? जी। प्लान है? तो पढ़ते हो उस तरह से? जी। और बड़े भाई क्या करते हैं?
वो भी पढ़ते हैं अभी। अच्छा, प्लान है तो क्या पढ़ रहे हो आप? क्या आइडियाज हैं? किस तरह से, किस फील्ड में जाने का इरादा है? नेवी में जाओगे या किस में, कौन सी वाली आर्मी में जाओगे? मैंने 3 कमांडो अपने पापा की रैंड में जाना है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक छोटा सा वाकया शेयर करना चाहूँगा जितने भी देखने वाले, सुनने वाले, और ओवरऑल बड़ा ब्लेस्ड फील किया सब लोगों को इनके दरमियान होते हुए भी। वो आपको स्पिरिचुअली, आपको एनर्जी आपको फील होती है। तो मैं भी टीन एज में मैंने अटेम्प्ट किया आर्मी में जाने के लिए। तो मलीर कैंट में ISSB के लिए आप जाते हो और 4 दिन वो वहीं आप रहते हो। तो वो मेरी ज़िंदगी के बड़े यादगार दिन थे। लेकिन उस एज में क्योंकि आप यंग होते हैं तो आपको इतनी अकल नहीं होती, और वैसे भी हम क्योंकि म्यूज़िक करते थे, इंटरेस्ट था, तो वहाँ वो 4 दिन बड़ा स्केजुअल आपको फॉलो करना होता है कि आप इतने बजे सो जाएं, लाइट्स ऑफ हो जाएंगी और सुबह आप उठ जाएंगे। तो हम थोड़ा जो यंग लड़के थे वो रात को जो है ना वो रूम में गाने शाने गाना शुरू हुए। अच्छा। तो वहाँ जो हमें जो हमारा सारा देख रहे थे, टेक केयर कर रहे थे हमें, वो चाचा खटक। अच्छा। जी चाचा खटक, शायद कई लोग उनको जानते भी होंगे जिन्होंने अटेम्प्ट किया और जो वहाँ से गुजरे। तो वो आ गए और उन्होंने ना बड़े गुस्से से हमें कहा कि तुम्हें पता है तुम जिन रूम्स में यहाँ रह रहे हो, यहाँ कितने गाजी और शहीद इन्हीं बेड्स पे और इन्हीं रूम्स से होकर गए। अच्छा। क्योंकि वो एकेडमी है और वहीं से पास होके आप आगे जाओगे। तो ये सारी बात शेयर करने का मकसद ये है कि हम जितने भी लोग हैं, आप फौज में हैं, आप नहीं हैं, लेकिन जो उन गाजियों और शहीदों से जो आपकी निस्बत है, वो किसी भी लेवल पे है, किसी भी स्टेज पे है, आप किस तरह से उनके रिश्तेदार आप हैं या नहीं हैं, लेकिन आप पाकिस्तानी हैं, आप उसी कौम का एक हिस्सा हैं। सो जिस लेवल पे आपकी उनके साथ निस्बत है, उसको याद रखना और उसको अपने दिलो दिमाग में हर दौर में याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि आम लफ्ज़ों में ये कि अगर हमारा मालिक हमें कहता है ना कि शहादत एक ब्लेसिंग है, तो फिर अगर आपको उस ब्लेसिंग में हिस्सा मिलेगा तभी कि आप उस चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है, उस किरदार ने जो कुर्बानी दी, बिल्कुल, जो उन्होंने लिव किया, उसको आप हमा वक्त याद रखें, उसके साथ अपनी निस्बत को रजिस्टर ज़रूर कराते रहें हर स्टेज पे। साहब आप मुस्कुरा रहे हैं। जी मैं इनकी बात पे मुस्कुरा रहा हूँ कि पहले तो मैं अपनी बहन और दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनके लिए और उनके बच्चों के लिए आसानियाँ फरमाए। आमीन। देखिए मैं ये जो बात कर रहे थे कि हर कौम को ना जी अपने शहीदों को और गाजियों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इसलिए नहीं कि मैं एक फ़ौजी के तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि जो कुर्बानियाँ इन लोगों ने दी हैं, हाँ जी, वो आई थिंक वो लाजवाल हैं जी, और उसी लाजवाल कुर्बानी का हमारा रिलीजन भी उसको बहुत अप्रिशिएट करता है जी। देखिए 4 जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे होता है, और उसमें जितने सर्विंग रिटायर्ड फौजी वेटरन्स हैं, उनको आम लोग, किसी का हमसाया है, कोई रिटायर हो गया कहीं रहता है, कोई किसी ने अफ़गानिस्तान में, इराक़ में अपनी जान दी है अमेरिका के लिए, या जो भी है व्हाटएवर, ठीक है, सारे लोग उसके पास जाते हैं और उसको कहते हैं थैंक यू फॉर योर सर्विस। वाह। तो आप कम से कम थैंक यू फॉर योर सर्विस जो है वो ज़रूर कहें। और ये कॉन्सेप्ट है कि इन्होंने किस तरीके से आपके लिए, अब सर जैसे हैं, देखिए ही इज़ द हीरो जिसने 65 वॉर में, हमारे पास थोड़े से जहाज़ थे, दुश्मन के पास अगेन वही डेविड एंड गोलियत की जो मैं बात कर रहा था, अंबार था जहाज़ों का। लेकिन ये लोग यंगस्टर जो 22-22 साल के थे, ये अगर उस वक्त चूक जाते तो आज इधर बैठ के मैं और आप ये प्रोग्राम ना कर रहे होते। यौम दिफा का दिन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? डर खौफ को निकाल दीजिए, लड़िए अपने मुल्क के लिए। आबिद साहब आप? नेमत अल्लाह ताला ने जो भी अता की हो उसकी कदर करनी चाहिए। तो पाकिस्तान भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अच्छे मुसलमान रहें, अच्छे पाकिस्तानी रहें, अपने अंदर अच्छी सोच पैदा करें, नेगेटिविटी से बचें, बिल्कुल, और अपने बड़ों का, अपने जो सारा एक आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, तो आई थिंक दे कैन अचीव एवरीथिंग। बिल्कुल। असरार, आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यंगस्टर्स को? शहादत को लेके डिस्कशन हो रही थी, तो एक चीज़ तो फॉर श्योर के शहीद जहाँ भी है वो यकीनन हमसे जो है वो बेहतर जगह पे होता है। बेशक। सो
ये चीज़ जो है वो दिल को इत्मीनान देती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब पिछले दिनों वॉर का सीन हुआ तो मुझे पता चला सुबह के जी कोई अटैक शटैक हो गए और ये तो दिल में आया कि लो जी ये मामलात किस तरफ चल पड़े। तो वो मेरा ड्राइवर है, वो गाड़ी साफ़ कर रहा था, तो मैंने उसको कहा यार वो पता चला है तुम्हें, वो सोशल मीडिया और चीज़ें नहीं देख रहा होता वो। अच्छा। तो वो उसको मैंने कहा यार कि वो पता चला रात जो है वो अटैक हो गया हम पे और बड़ा, तो वो उसने बड़ा लावाली तरीके से कहता है ओ सर जी कुछ नहीं होता, ये मसला ही कोई नहीं है। मैंने कहा क्यों तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे भाई? कहता जी वो उनको हमारा पता नहीं है, उनको जान छुड़ानी मुश्किल हो जानी है। जो ज़हीर सिद्धू साहब ने जो कर दिया है ना, ही इज दी हीरो। ये जो मे में हुआ है उसका 99% जो सेहरा है वो ज़हीर सिद्धू साहब के नाम पे है। वाह जी सारा। हम लोग छोटी छोटी बातें अगर अडॉप्ट कर लें कि अगर सिग्नल पे खड़े हैं तो लाइन में खड़े हो जाएं, सब्र से खड़े हो जाएं, बैंक में कोई रसीद जमा करानी है तो वहाँ सब्र से खड़े हो जाएं, छोटी छोटी चीज़ें हम अपने मुल्क को गिफ्ट करेंगे तो इवेंचुअली हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को ही याद करें। बस मैं तो आसान अल्फाज में व्यूअर्स, आज के दिन हम अपने शोहदा को खराजे अकीदत पेश करते हैं और अहद करते हैं कि उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे, अपने इस मुल्क को मजबूत और खुशहाल बनाएंगे।